हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो हम करेंगे आज स्टार्ट अपनी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को, राइट जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो आपको पता होगा जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी है वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री को टारगेट कर रही थी, ठीक है। एंड जो ये वाली है ये अपनी मिडाइवल हिस्ट्री को टारगेट करेगी। सो हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री के हिसाब से अपना चैप्टर नंबर सेकेंड। ओके, तो आपको पता होगा कि 7th सेंचुरी के बाद क्या होता है ना, बहुत सारी जो न्यू डायनेस्टीज हैं वो इमर्ज होती हैं। फाइन, तो 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक कौन कौन सी जो डायनेस्टी थी, रूलिंग डायनेस्टी थी जिन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट को रूल करा, तो ये वो उनका मैप यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, राइट। एंड मेजर किंगडम्स है ये 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच बीच में, ठीक है। तो ये आप कर लो गुजारा प्रति, चलो इनको लोकेट करते हैं पहले। देखो ये रहे चमानास, ठीक है, चहमानास जिनका नाम आगे जाके पड़ेगा चौहान्स। एंड ये गुजारा प्रतिहारास हैं, ये पालास हैं, ठीक है, परमार्स हैं, चंदेलास हैं, उसके बाद ये चोलास हैं, चैरियास हैं, पांड्यास हैं, राष्ट्रकूता हैं। फाइन, और एक लोकेशन जो आपको बहुत अच्छे से याद करके रखनी है वो है आपका ये कन्नौज वाला एरिया, ठीक है। कौन से वाला एरिया? ये कन्नौज वाला एरिया। इसके लिए ना एक वॉर होगा, इसके लिए एक जो है वो मतलब तीन लोगों का जो आपस में जो लड़ाई होगी। तो ये वाला एरिया ना आपको हमेशा याद रखना है जिसको बोलते हैं कन्नौज, ठीक है। अभी अभी के लिए इसको मैंने मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सो देखो द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब न्यू डायनेस्टीज क्या कर रही है? इमर्ज कर रही है। बार बार अपनी बताऊंगी मैं डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाय द 17th सेंचुरी जब आप देखोगे तो बिग लैंड लॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वॉरियर चीफ्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट रीजन में सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। और जो देखो जो वहां पे ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लो ये सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट है हमारा। अब इसमें ना कोई राजा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब राज कर रहा है। तो ये क्या करता था, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो बिग लैंड लॉर्ड्स होते थे और जो वॉरियर चीफ्स होते थे ना, जो इस रीजन्स में आपको देखने को मिलते थे, ये राजा उनको एक्नॉलेज करता था, उनको मानता था अपना सबॉर्डिनेट। क्या मानता था? उनको अपना सबॉर्डिनेट का दर्जा उनको दिया जाता था। किनको? बिग लैंड लॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को। अब इसके लिए एक वर्ड होता है सबॉर्डिनेट्स के लिए जिसको बोलते थे समानतास। क्या बोलते थे? समानतास। तो ये मतलब ये क्या करते थे, किंग के लिए ना गिफ्ट लेके आते थे। जिनका ओवरलोड है, जो इनका किंग है, जो इनका राजा है, ठीक है, उसके लिए क्या लेके आते थे? गिफ्ट लेके आते थे। और इनके कोर्ट में ये प्रेजेंट रहते थे और इनको मिलिट्री सपोर्ट क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे। तो समानता जैसे जैसे पावर को गेन करते गए, वेल्थ को गेन करते गए, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल देना शुरू कर दिया, जैसे कि महासमानता बोलने लग गए अपने आप को, महामंडलेश्वरा बोलने लग गए, मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। मतलब अगर ये कोई रीजन है, ठीक है, अगर ये कोई एरिया है तो इस रीजन की हम क्या है? महासमानता है या महामंडलेश्वरा है। फाइन, तो किन्होंने अपने आप को टाइटल दिए? ये समानतास ने। समानतास कौन थे? बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स जिनको ये किंग्स अपना क्या मानते थे? सबऑर्डिनेट मानते थे। फाइन, उसके बाद इन्होंने ना दावा भी करा अपने इंडिपेंडेंस का, ठीक है, अपने ओवरलोड से, जो मतलब इनके किंग से, कि हम तो भाई अब अपनी इंडिपेंडेंस लेंगे, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट है, ये है वो है। तो एक ऐसा इंस्टेंस आपको देखने को मिलेगा जो राष्ट्रकूटास है। मैंने आपको अभी दिखाया डेक्कन वाले एरिया में ये लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, डेक्कन वाला एरिया ना आपका। तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? आपके राष्ट्रकूटास रूल कर रहे हैं। फाइन, तो जो राष्ट्रकूटास हैं जो डेक्कन में रूल कर रहे हैं, ये किसके सबऑर्डिनेट थे? अगर आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, आप अगर वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यूपीएससी भी ना गेम थोड़ा चेंज करने लग गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ना इन चीजों का क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। सो फटाफट से बताओ, राष्ट्रकूटास किनके सबऑर्डिनेट थे? राष्ट्रकूटास आपके चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे, ठीक है, सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास। अब देखो राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास तो ऐसे बोलो कि जो राष्ट्र है ना, जो राष्ट्र है, जो नेशन है, उसके जो लोग हैं ना वो बड़े चालाक होते हैं, ठीक है, चालू होते हैं, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। ये तभी जो है वो उनकी जैसे ना मारने पीटने को ना पंजाबी में बोलते हैं कुट करना, ठीक है, कुटना। सो दिस इज द वर्ड जब हम पंजाबी में बोलते हैं। सो राष्ट्रकूटास, तो उनको क्यों मारा? राष्ट्र के लोगों को ऐसे करके याद कर लो, या फिर कि वो लोग बड़े चालू थे, ठीक है, चालुक्यास थे वो लोग, ठीक है, इसलिए वो बड़े नाटक करते थे।
वो बड़े नाटक करते थे, वो लोग चालू थे, तो इसलिए हमने उनको मार दिया। ठीक है, उनको कूटा पकड़ के, उनको पिटा पकड़ के। तो राष्ट्रकूटा ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। राष्ट्रकूटा किनके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यास के। जो कहाँ के थे चालुक्यास, कर्नाटका के। ठीक है, जो लोग चालू होते हैं ना वो बड़े नाटक करते हैं, ऐसे करके याद कर लो। फाइन, एंड किसी को लिए कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। अच्छा, इन द मिड 18th सेंचुरी, और अगर आपको पीछे से कोई आवाज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करना, बिकॉज माई पेट इज नॉट लेटिंग मी टू रिकॉर्ड द वीडियो। मैंने बहुत बार इसको बंद करके दोबारा ऑन करा है, सो वो मुझे बनाने नहीं दे रहा है बार बार। अभी तो बहुत कम है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा आती है, तो आज इग्नोर करना प्लीज। ठीक है, तो मिड 8th सेंचुरी में क्या होता है कि जो आपके दंती दुर्ग होते हैं, ठीक है, दंती दुर्ग, पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ दंती दुर्ग किससे रिलेटेड है, पाला से, राष्ट्रकूटा से, गुजारा प्रतिहारा से। तो ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब बेशक आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, बट कुछ कुछ चीजों को नोट डाउन करते जाओ। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन नहीं करना, अपनी बुक में ऐसे हाईलाइट कर लो ऐसे करके कि वो ऐसे पूछेंगे कि जो दंती दुर्ग है, ठीक है, अब हमें तो पता है कि वो राष्ट्रकूटा चीफ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पेपर में आएगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच, तो 3 ऑप्शन दे देंगे। मान लो यहाँ पे यहाँ पे दंती दुर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रकूटास, और यहाँ लिख दिया पालास। ठीक है, अब आपको पता है कि राष्ट्रकूटास के मतलब जो दंती दुर्ग है वो राष्ट्रकूटास के हैं, तो पालास के साथ तो गलत मैच बैठ गया, तो स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो वहीं पे। समझ में आया? तो दंती दुर्ग कहाँ के थे, राष्ट्रकूटास के। देखो अब ऐसे याद कर सकते हो दंती दुर्ग को, मतलब हंसना मत, ठीक है। तो जब राष्ट्र के लोगों को हमने पीटा, कुट्टा पकड़ के जब हमने उनको पिटाई करी, तो उन लोगों ने क्या दिखाए, दांत दिखाए। क्या दिखाए, दांत दिखाए, दांती दुर्ग। ठीक है, दांती दुर्ग। ओके, सो क्या होता है, मिड जो 8th सेंचुरी होती है, जो दांती दुर्ग होते हैं, जो राष्ट्रकूटा के चीफ होते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूटा चीफ, ये ओवरथ्रो कर देते हैं अपने चालुक्य ओवरलोड को। मैंने अभी बताया ना, राष्ट्रकूटा किनके सबऑर्डिनेट है, चालुक्यास के। ठीक है, चालुक्यास के हैं। तो राष्ट्रकूटा का एक इंसान होता है, इनका एक चीफ होता है दंत दुर्ग। अब ये क्या करता है, जो इसका ओवरलोड होता है, इसका जो, ठीक है, किंग होता है चालुक्य का ओवरलोड, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो आप लोग निकलो यहाँ से, ठीक है, मैं आऊंगा यहाँ पे। उनको निकाल के ये परफॉर्म करते हैं एक रिचुअल, जिसको बोलते हैं हिरण्य गर्भा। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग देखो तो गोल्डन होम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देखो जब ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं ना, ये याद रखना किसने परफॉर्म करा था, ये राष्ट्रकूटा के चीफ दंती दुर्ग ने परफॉर्म करा था। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे कोई और नाम आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, किसने परफॉर्म करा था, ये दांत की दिखा रहे हैं कि वो लोग गरबा कर रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, कि वो लोग दांत दिखा रहे हैं पिटाई खाते हुए भी, ठीक है, हिरन की तरह, कि हिरन की तरह वो लोग अपने दांत दिखा रहे हैं पिटाई करते हुए भी, गरबा कर करके। 10 बार इस चीज को बोलो। अब यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे कि इतने सारे ट्रिक्स तो बता देते हो आप, ठीक है, इतने सारे कुछ भी करके बता देते हो, तो हम याद कैसे करें। तो मेरा आंसर यही है, इसको देखो बार बार और यहाँ पे देख के हंसो। ठीक है, अपने इमोशंस क्रिएट करो, अपनी एक मेमोरी क्रिएट करो, यहाँ पे हंसो, पेन से लिख के हंस दो। अरे यार उसने तो दांत दिखा दिए, उसकी पिटाई हो रही थी, दांत दिखा दिए, पिटाई हो रही थी, राष्ट्रकूटा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो कि हिरन की तरह दांत दिखाए गरबा करते करते। तो ऐसे ही चीजें याद होती हैं। जब ये रिचुअल परफॉर्म करा ब्राह्मणास की हेल्प से, तो इससे क्या होता है, उनका रीबर्थ होता है। रीबर्थ इन द सेंस की जो सेक्रीफाइजर है, जिसने ये सेक्रीफाइस करा, उसका रीबर्थ होता है। सेक्रीफाइजर कौन है, यहाँ पे दंती दुर्ग। ठीक है, अब वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। बेशक वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, लेकिन जब उसने ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करा, तब जब उसने ये रिचुअल परफॉर्म करा, वो क्या बन गया, एक क्षत्रिय बन गया। अच्छा, और एक देख लो, इसको मैंने बिल्कुल ही खराब कर दिया है, आपके देखने के लायक मैंने इसको नहीं छोड़ा, बट दिखा देती हूँ। ये केव नंबर 15 है ना एलोरा की, तो वहां पे ये वॉल रिलीफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, कितनी सुंदर तरह से वॉल पे ऐड करी गई है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना आपको, पिक्चर क्लियर हो रही होगी तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये विष्णु जी को दिखाया गया है एज ए नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा आपने सुनी भी होगी कहानी, ये किसी को याद है तो कमेंट में छोटी सी लिख देना। ठीक है, और ना आपकी मर्जी। तो ये देखो, ये जो विष्णु जी दिखाए गए हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो इलोरा है उसकी केव नंबर 15 में वॉल रिलीफ किस चीज की है। ठीक है, क्या शो कर रही है, वो विष्णु जी को एज अ नरसिम्हा क्या कर रही है, शो कर रही है। नरसिम्हा मतलब एक मान और ललन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वर्क किसका है, राष्ट्रकूटा का जो पीरियड चल रहा था, जब राष्ट्रकूटा रूल कर रहे थे, उस टाइम का काम है ये। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब ये चलो यहाँ पे कुछ नहीं बनाते, ट्रिक छोड़ो।
गलत हो जाएगा कुछ, फिर छोड़ो। अदर केसेस में क्या होता है, ठीक है, जो मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली से हैं, जो वो क्या करते हैं, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके कार्व आउट कर लेते हैं किंगडम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कदम्बा मयूर, यार मैं तो नाम प्रोनाउंस करते हुए ना सच्ची, मयूरशरम, मयूरा शर्मन, शर्मन या कदम्बा मयूरा शर्मन, ठीक है, ये हो गए। एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्राह्मण्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने जो इनके ट्रेडिशनल प्रोफेशंस होते हैं ना, ये वाले, मतलब ये लोग ब्राह्मण्स होते हैं दोनों ही, कदम्बा और ये हरिचंद्रा, ठीक है। तो ये लोग अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और अपने हाथों में उठा लेते हैं आर्म्स, ठीक है, और उसके बाद स्टेब्लिश कर लेते हैं ये अपने किंगडम, कहाँ पे, कर्नाटका में एंड राजस्थान में। जो कदम्बा है, ठीक है, वो करते हैं कर्नाटका में, और जो गुजारा प्रतिहाराज हैं वो राजस्थान में करते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि गुजारा प्रतिहारा, हम तो राज करके अपना जो गुजारा है ना वो कर लेंगे, ऐसे करके याद करो, ठीक है, कि हम राज करके अपना गुजारा कर लेंगे। फाइन, ओके, आगे देखो। यस, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं किंगडम का कैसा था। तो देखो, जो बहुत सारी ये नई किंगडम थी ना, इनमें से जो बहुत सारी किंगडम थी, इन्होंने अडॉप्ट करा हाई साउंडिंग टाइटल, जैसे कि महाराजा, अधिराजा, खुद को बोलने लगे ग्रेट राजा, कि हम राजाओं के राजा है, महाराजा अधिराजा, ठीक है, राजाओं से राजा हैं हम। और बोला त्रिभुवना, त्रि होता है थ्री, ठीक है, त्रि मतलब थ्री, त्रिभुवना चक्रवर्ती, ठीक है, इसका मतलब है कि तीनों लोकों का, तीनों वर्ल्ड्स का, तीनों वर्ल्ड के क्या है, लॉर्ड है। इतने बड़े बड़े टाइटल्स ये क्या करने लग गए, खुद को देने लग गए, ठीक है। हाउएवर क्या होता है, इन्होंने इतने बड़े बड़े क्लेम्स तो कर लिए कि हम लोग महाराजा अधिराजा हैं, ठीक है, त्रिभुवना चक्रवर्तन है, हम लोग तो ये हैं, लेकिन इतने बड़े टाइटल तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, अक्सर अपनी पावर को ये लोग शेयर करते हैं अपने समानतास के साथ में। समानतास कौन है, वही सबॉर्डिनेट है ना। और कुछ एसोसिएशन होते हैं जो पीजेंट्स की, उनके साथ में शेयर करते थे, ट्रेडर्स के साथ में, ब्राह्मणास के साथ में, ठीक है। अब ईच ऑफ दी स्टेट्स क्या होता था कि रिसोर्सेज कहाँ से लेके आए जाते हैं स्टेट्स के अंदर। देखो, कुछ प्रोड्यूसर से ले लिए, जैसे प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स वही ना जो इस रिसोर्स को पैदा करेगा, बनाएगा, जैसे पीजेंट्स हो गए, कैटल कीपर हो गए, आर्टिसंस हो गए, राइट। इन ईच ऑफ द स्टेट क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑब्टेन करे जाएंगे प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स में कौन आ रहे हैं, आपके पीजेंट्स आ रहे हैं, कैटल कीपर्स आ गए, आर्टिसंस आ गए, जो क्या करेंगे, वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर। अब इनको जो तो परसुएड करा जाएगा, जिनको मजबूर कर दिया जाएगा कि जो हिस्सा जिन्होंने कुछ प्रोड्यूस करा है, उसका कुछ हिस्सा ये क्या कर दे, सरेंडर कर दे। और समटाइम कभी कभी ऐसा होता था कि क्लेम करा जाता था एज अ रेंट, कि जो लॉर्ड है वो दावा करता था कि जो जमीन है ना वो उसकी है, ये, ठीक है, वो ऑन्ड करता है जमीन को, तो वो रेंट को क्लेम्ड करा करता था कि मुझे इसका किराया दो। तो जो रिवेन्यू है वो भी कलेक्ट करा जाता था ट्रेडर से भी, तो ये सब लोगों से कुछ ना कुछ लिया जाता था। अब देखो 400 टैक्सेस थे। आ जाओ देखते हैं, एक इंस्क्रिप्शन है चोलास की, ठीक है, जिन्होंने तमिलनाडु में रूल करा। बार बार जाके देखो, ठीक है, तो जाके देखो, ये देखो चोलास कहाँ पे रूल कर रहे हैं, ये आपके तमिलनाडु वाले रीजन में, कहाँ रीजन में क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो चोलास कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, फाइन। तो जो चोलास हैं तमिलनाडु के, इनकी एक इंस्क्रिप्शन है, कौन सी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है मोर देन 100 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 400 से ज्यादा टर्म्स, ठीक है, 400 से ज्यादा तरह के जो टैक्सेस के लिए टर्म्स लिखी गई हैं, वो किन की इंस्क्रिप्शन में है, तो वो चोलास की है। किसकी में है, चोलास की में है, फाइन। हम झोला बोलते हैं ना, कि झोला पकड़ के सामान निकल लो तो झोले में बहुत सामान आ जाएगा, तो चोलास, ठीक है, पंजाबी में उसको चोला ही बोलते हैं, ठीक है, आप उसको झोला बोलते हो हिंदी में, तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो, फाइन। जैसे कि कुछ टैक्स होता था, एक का नाम होता था वेती, ठीक है, जो कि कैश में नहीं लिया जाता था, लेकिन कैसे लिया जाएगा आपसे टैक्स, आपसे फोर्स लेबर करवाई जाएगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि बताओ जो वेती टैक्स होता था वो कैसा होता था, ये फोर्स लेबर के थ्रू जो था वो लिया जाता था। आपसे कोई कैश नहीं मांगेंगे ये लोग, ठीक है, आपसे कैश नहीं मांग रहे हैं हम इस टैक्स में, आपको क्या करना है, आपको लेबर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आपको काम करना है, ओके। एक था कदमई, ठीक है, जो कि लैंड रिवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड से लेना, लैंड से जो रिवेन्यू मतलब कुछ हिस्सा उसका लेना, ठीक है। और भी कुछ टैक्सेस थे, जैसे
आपका कि अगर आपको पाम ट्री पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, उसको यूज करना है, तो आपको उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सीढ़ी के लिए सेस देना पड़ेगा ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये सारे कुछ टैक्स की बात करी गई है। फाइन, आगे देखते हैं। जो ये रिसोर्सेज होते थे, ये किंग किस लिए यूज करता था? उसने इतना सब कुछ कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें कलेक्ट कर ली है, पैसे कलेक्ट कर लिए, सब कुछ कलेक्ट कर लिए। वो किंग इन रिसोर्सेज का करता क्या था? वो इनका यूज करता था फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, अपनी स्टेब्लिशमेंट, जैसे कि जैसे स्टेब्लिशमेंट्स होगी, और वो कराता था कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती थी वहां पे, ठीक है, और फोर्ट्स की। क्योंकि जितने बड़े आप टेम्पल्स बनाओगे उतना आपको ये पावरफुल एंड रिच जो था वो दिखाता था। समझ में आया? तो देखो, दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट द वॉर्स। कुछ तो ये टेम्पल्स बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेज को फोर्ट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठे करे हैं। अब जब ये फाइट करने के लिए उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, अब जब ये युद्ध लड़ेंगे तो कुछ जीत के भी लाएंगे। तो इससे क्या आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये वेल्थ को और एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे एक्वायर कर रहे हैं ये लोग? जब युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में भी तो पैसा ही लगता है ना कहीं आपको पूरे सोल्जर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं और खर्चा। अब ये लोग जब वॉर कर देंगे, जाके फाइट करने लगेंगे, तो प्लंडर करके आएंगे वहां से, है ना, पूरा तबाही मचा के सब कुछ चुरा चुरू के लूट लाट के आएंगे ये लोग। फाइन, एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, और जो जमीन है उस पर भी एक्सेस कर लेंगे, और जो वहां से व्यापार होने के रास्ते हैं उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो अब जब ट्रेड रूट्स को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, अब व्यापार तब तक नहीं होगा जब तक वो ट्रेडर्स इनको कुछ देंगे नहीं, उनको रास्ते से निकलने नहीं देंगे। तो इनकी तो वाह होगी ना, ठीक है। अब फंक्शनरीज हैं, अब